नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी PPSC के लिए जीएस का हम लोग प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं और सिलेबस के हिसाब से इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं निकालता हूं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं और देखने के बाद अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो में कोई भी 1% की कमी नहीं है, मुझे पता है। क्वेश्चन है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा किसको मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए भाई। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये शक्ति दी गई है। जब रिट जारी करने की शक्ति आती है तब, ठीक है। और आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीधे जा सकते हैं। चलिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसके बारे में देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चन बने हैं आज तक। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक अधिकार पत्र होता है। ये इंग्लैंड में था जब बहुत लोगों ने जो है धरना, मतलब एक तरीके से स्ट्राइक कर दी थी। तो राजा, वहाँ के राजा ने 1200 के आसपास, 1250-60 के आसपास की बात है, 1217 या ऐसे कुछ बात है। तो वहाँ पर राजा ने जो है एक अधिकार पत्र दिया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक का, ठीक है। और कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कुल 6, पहले 7 थे, फिर संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया था। राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है वो अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है आर्टिकल जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः ही अपने आप जो स्वतः मतलब जो है वो निलंबित हो जाते हैं। ये मतलब देखिए, ये जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और पीटी में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये रिवीजन के तौर पे मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। पॉइंटर नहीं दिख रहा है आज, एक तो पता नहीं क्या, एक तो कलर मैंने ऐसा ले लिया कि पॉइंटर नहीं दिख रहा है इस पर। देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। इसमें अनुच्छेद जो 16 है वो नौकरी में समानता का अधिकार बताता है, और जो अनुच्छेद 17 है ये बताता है आपका छुआछूत से जो एक अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अनुच्छेद जो 24 है, ये जो अनुच्छेद 24 है इसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, जिसमें प्रेस एवं जो है वार्ता की स्वतंत्रता दी है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में नहीं बताया गया, लेकिन इसमें जो अनुच्छेद 1 है जिसमें वाक और वार्ता की जो एक स्वतंत्रता है, वाक्य की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता आती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में, ठीक है। गलत लिख गया, सन 2002 में। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद जो 21 है वो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बना है कई बार। और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक, ये क्या हो गया यार, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, ठीक है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है अनुच्छेद 32 को। तो ये मौलिक अधिकार के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने ऐसा है ना कि जब भी मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसके छोड़ के कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। जो चीज़ मैंने बता दी है वो चीज़ अगले प्रैक्टिस सेट में रिपीट नहीं होंगी। तो जो मैंने बताया है उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी जो भी आपसे बने वो कर लीजिए, ठीक है। वो कर लें आप कि दोबारा चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। अब जब कभी मौलिक अधिकार का वर्णन आएगा तो उसमें कुछ और बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्ति मिलती है, ठीक है। कौन नियुक्त करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ये क्वेश्चन बना है इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं आज, ठीक है। तो बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका आंसर दोस्तों है मुख्य न्यायाधीश नहीं, इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में कितने 3 होते हैं, 3 सदस्य, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, बाकी 2 आयुक्त होते हैं, ठीक, 2 सदस्य होते हैं। पहले क्या था, पहले तो एक ही होता था, ठीक है। 1989 तक जो है एक ही होता था। बाद में क्या हुआ कि ये 3 कर दिया गया, फिर 1990 में फिर से 1 कर दिया गया, फिर 1993 में फिर से 2-3 कर दिया गया, तब से 3 चल रहे हैं, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं क्योंकि इनके बारे में भी तो लिखना है। आइए, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन है उनको देख लेंगे,
देखिए क्या क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 में किया गया था और अनुच्छेद 3 से 24 में इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग जो है संसद, ठीक है, राज्य के विधानमंडल, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति हो या मतलब उपराष्ट्रपति हो, सभी का चुनाव कराता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य होते थे। 1989 में मैंने बताया आपको 1 सदस्य था, उसके बाद 3 सदस्य कर दिए गए थे। और जितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के, जैसे उनको हटाया जाता है वैसे ही वही प्रक्रिया लगा के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति तो करता है पर इस तरीके से आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो जब न्यायालय पढ़ा रहा था वहाँ बताया था मैंने कि कैसे हटाया जाता, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। वैसे भी आपको जो है 25 मिनट का वीडियो आप लोग 2 मिनट में देखते हैं और यही आपकी गलती है। ये आपकी गलती को भी कभी ना कभी बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी जो पीईटी में क्वेश्चन आते हैं और आप लोग शायद ना कर पाएँ, तो आप जान ही नहीं पाएंगे कभी ये पढ़ाया भी गया था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो कम से कम लंबा हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, मतलब 6 वर्ष। अगर मान लीजिए कि इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की मान लीजिए कि 57 वर्ष में अगर ये भाई साहब मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं तो 6 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी 62 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा कि 65 वर्ष में रिटायरमेंट होगा। मान लीजिए कि 5 साल, ये 6 साल लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी को 62 वर्ष में किसी को बनाया गया है, लेकिन 65 वर्ष में ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले आयु पूरी हो जाएगी उसके हिसाब से रिटायरमेंट हो जाएगा। मतदान के दौरान जो उंगलियों पर जो स्याही होती है वो किसकी बनी, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? तो नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है इसमें। आप लोग जो वोट डालने गए होंगे देखा होगा कि वहाँ पे स्याही लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बने हैं, जब भी कोई टॉपिक आएगा इसके रिलेटेड तो हम लोग अलग से क्वेश्चन इस पर देख लेंगे फिर से। ठीक है, देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और चुनाव आयोग जो है वो प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक कार्य जो है ये करता है। ये तीनों की लाइन आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीपीसी वगैरह में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या बताइए कितनी है? कुल संख्या पूछी गई है, अक्षांशों की कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है बताइए भाई? 181 कुल संख्या अक्षांशों की होती है। तो आइए अक्षांशों के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने पृथ्वी छोटी सी बनाई हुई है और ये पृथ्वी है। हालांकि पृथ्वी तो ऐसी नहीं होती, पृथ्वी तो मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन गोल आकृति में मान लेते हैं हम लोग ग्लोब पर। देखिए अक्षांश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंदु है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और ये एक रेखा जब खींचते हैं हम लोग, ठीक है, ये रेखा जब खींचते हैं तो ये होता है एक अक्षांश वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर कुल अक्षांश वृत्त की अगर संख्या पूछे तो 181 है। ये कैसे होती है? तो देखिए जैसे ये एक है तो इसको क्या क्या नाम दिया है? क्या इसको दिया है 0 डिग्री अक्षांश दिया है नाम, इसको 0 डिग्री अक्षांश नाम इसका दिया गया हुआ है। ठीक है, या इसका नाम दिया गया है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। इसके इतने नाम हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये एक बिंदु है, ये अक्षांश है। ये बिंदु क्या है? ये अक्षांश है। और ये देखो आया ना, ये जो पूरी एक रेखा आई है इसको बोलते हैं अक्षांश वृत्त। अक्षांश रेखा ना कहकर इसको अक्षांश वृत्त कहना ज़्यादा सही रहता है। अब इनकी संख्या देखो क्या होती है कि देखिए ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये हिस्सा इसका जो ऊपर का हिस्सा कहलाता है, यहाँ मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए वैसे तो इसके ऊपर जो है हर 1 डिग्री पर एक जो है अक्षांश होता है। ठीक है, लेकिन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? 111। ये देखिए ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं ताकि मतलब जो है स्थान पता कर सके। ठीक है, तो अब इनके जैसे ये जो बिंदु है इसके ऊपर 90 हैं, इसके ऊपर 90 अक्षांश है और इसके नीचे 90 अक्षांश है। तो 90 कितने हो गए? 180 हो गए। और एक ये वाला हो गया तो कितने हो गए? 181 हो गए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि अक्षांशों की कुल संख्या पूछ ले, अक्षांश की संख्या पूछ ले मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 179 कैसे हो जाएगा? देखो मैंने क्या किया
कि 90-90 हुए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ध्रुव जो सबसे लास्ट में होता है ये सिर्फ एक ये बिंदु है, इस पर कोई रेखा नहीं खींची है, ये सिर्फ बिंदु है, ये अक्षांश सिर्फ बिंदु है, इस पर कोई रेखा नहीं, कोई वृत्त नहीं है, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल। तो इनको घटा देते हैं तो 179 आ जाता है, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 181 हो जाएगी, ठीक है। और अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर पूछे तो आपको लगाना है 179। अब देखो इसको मिटाते हैं। देखो एक ये रेखा है, हम लोग 3 रेखाओं को पढ़ते हैं, और एक देखिए कौन सी है, एक ये है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं अक्षांश, या इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है विषुवत रेखा, ये क्या है, ये है 66.5 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो मकर रेखा है, ठीक है, और ये एक आती है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा होती है, ये मकर रेखा है। अब ये भी 23.5 डिग्री है। ये सब मैंने देखो एक क्लास में आपको पढ़ाया है, आप लोग चाहे सर्च करेंगे तो चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मैंने एक अलग से वीडियो में बताया है ये सब, ठीक है। इस पर पढ़ाता नहीं बनता है ऐसे, इस तरीके से कोई आदत नहीं पड़ी अभी है। और ये क्या है, ये 66.5 डिग्री है, ठीक है। इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। देखिए दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं कटिबंध, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखो मकर रेखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊष्ण कटिबंध, ऊष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, वो होता है आपका 21 जून को, 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। होता क्या है कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे ये कर्क रेखा पे पड़ती हैं और ये मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो या उत्तरी गोलार्ध में जब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का, और 22 दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होता है। अब 21 जून का यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाएगा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये एक रेखा खींची है और एक ये रेखा खींची, तो इनकी जो दूरी है ये हमेशा बराबर रहती है, ये हमेशा बराबर रहती है दूरी, ठीक है। ये देखो ये बराबर ही रहेगी, इनकी बीच की दूरी बराबर रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे विषुवत रेखा पर, उनकी वहाँ पर दूरी हल्की सी कम हो जाती है, वहाँ पर दूरी हल्की सी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और है कि कुछ क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे, अच्छा एक अफ्रीका महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों से होकर गुजरता है, ठीक है, ये तो जानते होंगे आप लोग, तैयारी करते तो पता होगा। ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा से कौन कौन देश गुजरते हैं आप, मैं बता दूं कैसे, देखो कहाँ बता दूं मैं, जैसे मैक्सिको जो है वो कर्क रेखा से गुजरता है, भारत है, ठीक है, चीन है, म्यांमार है, और मालदीव है, और इंडोनेशिया है। और यहाँ पर देखो मकर रेखा है, मकर रेखा में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चिली है, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जो ब्राज़ील है वो यहाँ पर भी टच करता है और यहाँ पर भी टच करता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा पे कौन कौन से माने जाते हैं, जैसे कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा इंडोनेशिया इसमें नहीं आएगा यार, इंडोनेशिया इसमें आएगा बांग्लादेश। अच्छा मुझे बांग्लादेश और इंडोनेशिया में काफ़ी कन्फ्यूज़न देता है, इसमें आएगा बांग्लादेश, ठीक है। चलो अब अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पाए हैं तो कोई बात नहीं है, मैंने अक्षांश और देशांतर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 49 मिनट का शायद वीडियो है, आप लोग उसको देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो इनको देखना पड़ेगा। अब करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये देखो ये जो है राजकोषीय नीति का उदाहरण है, और ब्याज दर जो है वो RBI तय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, मैंने अशोक को पढ़ाने के लिए इसको उठा लिया है, प्रीवियस का क्वेश्चन है, IAS में आया है, ठीक है, UPSC में आया हुआ है क्वेश्चन ये। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखो चोल का है, पांड्य का है, सतीपुत्र का है, और सातवाहन का इसमें नहीं है, सातवाहन का देखिए नहीं है, ठीक है। अब अशोक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। सम्राट अशोक जो है मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है, और राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। देखिए अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। मैंने मौर्य वंश आपको पढ़ाया, अब मैं बिल्कुल मौर्य वंश आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा, जो अशोक के बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या बोलते थे, राजयुग बोलते थे, क्वेश्चन आया हुआ है।
और मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे? धर्माधिकारी। मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे? धर्माधिकारी। अब पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को प्रियदर्शी बताया, मतलब भगवान का प्रिय बताया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है और अशोक के अभिलेखों में से उसके एक पुत्र का नाम मिला जिसका नाम है तीवर। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा और अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृहदत्त था। ठीक है, जिसके पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी। ब्राह्मण था शुंग। ठीक है, अच्छा इसमें जाते हैं क्योंकि ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रारंभ में अशोक जो है शिव का भक्त था, लेकिन जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी मारकाट हो गई थी, उसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, फिर भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के दरबार में डियोनिसियस नामक राजदूत को फिलाडेल्फस ने भेजा था और अशोक के शासनकाल की भाषा कौन थी? पाली थी। ठीक है, तो आज के लिए अशोक के बारे में इतना सही है। जब कभी अशोक का फिर से जिक्र आएगा तो हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, बस ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिए इसको। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? अब इसका आंसर बताइए, अब आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए वीडियो प्राइम हो रहा है, मैं लाइव नहीं हूँ, प्राइम हो रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करें तो उसको मैं कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, तो बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह, अकबर। तो वह दिल्ली का शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा का सबसे पहले प्रचलन शुरू किया था उसका नाम था बलबन। बलबन के बारे में देख लेते हैं। देखिए बलबन का बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। और बलबन जो है वो इलबारी जात का तुर्क था और बलबन नासिरुद्दीन का उत्तराधिकारी था। नासिरुद्दीन जो था वो बलबन का दामाद था, ये भी ध्यान रखिए। और बलबन ने इन्हीं को उलूग खां की उपाधि दी थी और चालीसा दल की समाप्ति कर दी थी। ठीक है, चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था, उसकी समाप्ति कर दी थी क्योंकि चालीसा दल के बारे में वो कमजोरी, वो मतलब उसकी पावर जान चुका था क्योंकि चालीसा दल का खुद भी सदस्य था कभी वो बलबन। ठीक है, जब बलबन बना तो इसको ही समाप्त कर दिया। बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सिजदा और पाइबोस की प्रथा की शुरुआत है वो किसने करी थी? बलबन ने ही की थी। मेवातियों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। तो रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। और मेवाती मतलब क्या? डाकू, लुटेरे वगैरह। ठीक है, बलबन के दोनों पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद शहजादा और बुगरा खां। बलबन के समय बंगाल में तुगरिक खां ने विद्रोह किया था। तुगरिक खां ने, बंगाल का विद्रोह था बलबन के समय में, तुगरिक खां ने किया था और बलबन ने इसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था बलबन के, और इसने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ये क्वेश्चन आया है। तो मद्रास, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कलकत्ता। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो तुक्का मारने वाली बात है। सबसे पहले वाली बात अगर आ जाए तो आप कलकत्ता लगा दीजिए, अगर आपको तुक्का लगाना ही है और मतलब लगाना ही है तुक्का और आपको समझ में नहीं आ रहा है और सबसे पहले की बात हुई, सबसे प्रथम की बात हुई तो आप कोलकाता लगा दीजिएगा, तो 90% चांसेस वो सही हो जाता है। ठीक है, तो कलकत्ता इसका आंसर क्या है? कलकत्ता इसका आंसर है। इसके बारे में देखते हैं, थोड़ी सी बात है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इसमें मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए लिख ही दिया गया है, हम हल्दी उसके पौधे से किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो ये तना है और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है। ठीक है, हद कर दी आपने, इसमें हद से क्या हो गया? हल्दी हो गया, और कर से हो गया केसर, और डी से हो गया आदि यानी अदरक, और आ से हो गया आलू, और पा से होगा प्याज। तो इन सब चीज़ों के जो है हम लोग किससे, जो खाने वाला जो भाग है प्राप्त करते हैं वो करते हैं तने से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है? हॉकी इंडिया, मेरा फेवरेट गेम हॉकी, बहुत साल मैंने हॉकी खेली, 10 साल मैंने हॉकी खेली है। ठीक है, हॉकी मेरा मतलब पहले ही प्यार समझो हॉकी था, बहुत साल, 3 यूनिवर्सिटी खेली मैंने हॉकी से। तो हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में किसका चुना है? हॉकी इंडिया ने, तो इनका नाम भैया क्या है? मनप्रीत सिंह। इनका नाम है मनप्रीत सिंह। और जो महिला हॉकी टीम की कप्तान है वो उनका नाम है रानी रामपाल। और रानी रामपाल के बारे में एक चीज़ ये जान लीजिए कि 2020 में वर्ल्ड मेन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला था? रानी रामपाल को ही मिला था। बस आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? 2 करंट का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है? हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है?
बताइए क्या है इसका आंसर? कोचीन मतलब क्या है कि सुविधा के तौर पे देखा गया है। आइए कुछ हवाई अड्डे देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है, ठीक है। और जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? ये पटना में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये नागपुर में है। और चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री ये वाराणसी में है। और नेताजी सुभाष चंद्र ये कहाँ है? ये कोलकाता में है। गोपीनाथ कहाँ है? गोपीनाथ बारदोली ये गुवाहाटी में है। जयप्रकाश नारायण जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? वो पटना में है। और वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये भाई कहाँ है? नागपुर में है। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता में है, ठीक है ना। तो भाई 10 क्वेश्चन होते हैं। कल देखेंगे हम लोग, कल नहीं, कल तो संडे है, संडे को कोई क्लास नहीं होती है। वीडियो अलग से कोई टॉपिक पे आ जाए अलग बात है, क्योंकि संडे को रेस्ट करना होता है। तो मंडे को फिर से क्लास आएगी, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। बाकी किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो सुझाव है, सुझाव दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। बाकी किस टाइप के वीडियो बनाने हैं, कैसे क्या बनाने हैं, वो सब सुझाव देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो उसको बता सकते हैं आप। बाकी आप लोग देख यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। अब दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है।